नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। लंबे समय से समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड को लेकर देश में चर्चा का माहौल गर्म है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ठंडे बस्ते में पड़े कॉमन सिविल कोड को लेकर इतनी गहमा गहमी क्यों हो गई। दरअसल 3 तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कॉमन सिविल कोड की वकालत कर डाली। कोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस समय आवश्यकता है, जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज का भारत बदल रहा है। लोग धीरे धीरे जाति, धर्म, इन तमाम बंधनों से ऊपर उठ रहे हैं। पारंपरिक बाधाएं कम होती जा रही है। ऐसे में कुछ मामलों में शादी के बाद तलाक में युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इससे निपटने के लिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1985 में जॉर्जन डिएंगडे के फैसले में दिए गए निर्देशों का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उचित ढंग से लेते हुए कानून मंत्रालय के समक्ष रखा जाना चाहिए। 3 दशक बीत जाने के बावजूद आखिर क्या कदम उठाए गए, यह आज तक स्पष्ट नहीं किया गया। और आज हमारी चर्चा इसी मुद्दे पर। तमाम सवाल हम करेंगे, सवालों के जवाब हम जानेंगे। सवाल बहुत सारे हैं, मसलन कब आएगा आखिर ये कॉमन सिविल कोड। चर्चाएं तो दशकों से है लेकिन अब तक आया नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कब आएगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, या यूं कहा जाए कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड आखिर कितना है जरूरी, इस पर भी हम करेंगे मंथन। कॉमन सिविल कोड का विरोध क्यों हो रहा है, जो वर्ग इसका विरोध कर रहा है उन्हें क्या आपत्तियां हैं, उनके मन में क्या शंकाएं हैं, यह भी करेंगे जानने की कोशिश। क्या एक देश एक कानून का सही समय आ गया है, जिसकी वकालत, जिस ओर इशारा हाईकोर्ट की तरफ से भी किया गया है। महिला अधिकारों से जुड़े कानून पर मजहबी रंग क्यों, यह भी बड़ा सवाल। कोर्ट को कॉमन सिविल कोड की वकालत क्यों करनी पड़ी, सरकार अब तक क्या करती रही। सरकार की तरफ से बार बार इस मसले को छेड़ा तो जाता है लेकिन अब तक कुछ किया नहीं गया, जिसका जिक्र हाईकोर्ट की तरफ से भी किया गया है। सवाल किया गया है कि आखिरकार क्यों काम नहीं हुआ इस दिशा में। दशकों से कॉमन सिविल कोड कहां अटका पड़ा है। संविधान निर्माताओं की एक कल्पना यूसीसी की यानी कि कॉमन सिविल कोड की आखिर कब होगी साकार। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। और इस समय सवाल जवाब के लिए, इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ जनतंत्र टीवी के न्यूज डायरेक्टर एसएन द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता साक्षी सिंह मौजूद है, बहुत स्वागत है मैम आपका। राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता संदीप दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ संदीप जी। चर्चा की शुरुआत संदीप दुबे जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। ये पूरा परिप्रेक्ष्य जरा समझाइए। ये मामला जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, अचानक इस तरह से सुर्खियों में आ जाना, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कॉमन सिविल कोड की वकालत कर दिया जाना, ये कितना जरूरी है? देखिए, आज की जो परिस्थिति है वो भिन्न है। पूर्व में जो परिस्थितियां थी भिन्न थी। जब संविधान बना था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे कि ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो कि सभी लोग, जो चाहे किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, मजहब के हों, जो सबके धर्म के आधार पे कानून था, उनमें सब में एक रूपता आए और ये एक कॉन्सेंस बने, सभी लोग मिल के ऐसा काम करें। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई ऐसे कानून हैं जो समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं और पूर्व में सरकारों ने बनाया है। जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम है, नागरिक प्रक्रिया संहिता है, माल बिक्री अधिनियम है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम है, भागीदारी अधिनियम है या एविडेंस साक्ष्य अधिनियम है। ऐसे कई वर्तमान में भी भारत में कानून है जो सिविल मामलों में हैं और इसमें एक समान नागरिक संहिता का इसमें पालन होता है। कई राज्यों ने अभी तक अलग अलग तरीके से भी कानून को मान्यता दे रखी है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसलिए सरकार चाहती है कि समान नागरिक संहिता अगर लागू हो जाता है तो महिलाओं को, जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं या जो
उस वर्ग से आते हैं, कि जो संवेदनशील वर्ग से आते हैं, उनको एक बेहतर सामाजिक सुरक्षा कानून प्रदान कर देगी और एकरूपता होगी जिसमें राष्ट्रवाद की भावना को बल मिलेगा। तो कोर्ट ऐसा चाहती है और ये सरकार के ऊपर काफी कुछ निर्भर है कि सरकार किस तरह की निर्णय ले पाती है, क्योंकि इसमें धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल मिलेगा, कानून का भी सरलीकरण हो जाएगा, जो अलग अलग धर्मों के लोगों को अलग अलग कानून प्रक्रिया का पालन करना होता है और विधि के भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये काफी कुछ सरल हो जाएगा। तो अब ये सारी विषय सरकार के ऊपर होना चाहिए कि सरकार ऐसे विषयों पे संज्ञान ले। ठीक है, एस एन द्विवेदी जी, आपको क्या लग रहा है, क्या सही समय आ गया है जिस तरफ इशारा किया जा रहा है? और सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले इसका समर्थन कर दिया था, बकायदा 2018 में तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए अब तक कारगर प्रयास क्यों नहीं किए गए हैं। यानी कि बार बार इस मुद्दे को छेड़ा तो जाता है लेकिन एक्शन कुछ नहीं लिया जाता। क्या इस बार होगा? देखिए, बिल्कुल इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो इस कारण से होता है कि हमारा जो संविधान है वो हमें अपने धर्म के हिसाब से जीने की इजाजत देता है, पहली बात। दूसरी बात, जो कॉमन सिविल कोड की बात कर, हमारा जो संविधान दूसरी तरफ ये भी कहता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार है। तो ये सारा कंफ्यूजन इसलिए है, और इसलिए शायद जो दूसरे लोग हैं या अन्य जो लोग हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, कहते भाई ठीक है, हमें अपने धार्मिक हिसाब से जीने की आजादी है, इसलिए वो इस चीज को करते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखिए, ये जिस कॉमन सिविल कोड की हम लोग आज बैठ के बातें कर रहे हैं वो ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। इस बात को जब संविधान निर्माता हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने भी जब पहली सभा हुई थी उसमें भी वो और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग उसमें चाहते थे कि कॉमन सिविल कोड लाया जाए, लेकिन उसमें भी उसका उसी तरह विरोध हुआ था जिस तरह से आज विरोध हो रहा है। और उसमें शायद नेहरू जी इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि उसको उसमें लागू कर देते, और उसके सारे विवाद की शायद एक जड़ ये भी हो सकती है। देखिए, कॉमन सिविल कोड आज की वाकई में जरूरत है, और जिस तरह से हमारी जो न्यायाधीश महोदय हैं उन्होंने कहा है आज कि देखिए, हम जो आज का हमारा युवा है उन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुका है, और जाति धर्म से ऊपर उठ चुका है। वो लव मैरिज हमारे यहाँ बड़ी कॉमन हो गई है अब तो, खैर और भी चीज़ें उससे आगे बढ़ गई हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए, जब इस तरह लव मैरिज इंटर रिलीजियस होंगी, इंटर कास्ट में होंगी, तो इस तरह की समस्याएं आएंगी। उस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कॉमन सिविल कोड जैसी एक चीज़ आनी चाहिए। शायद इसीलिए आज ये मुद्दा उठा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, ऋषि मिश्रा जी, अब सीधे आप ही के पास आते हुए, आप क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की कितनी आवश्यकता, ये कितना जरूरी, और इस पर जो विरोध होता है कितना तार्किक नजर आता है, क्यों विरोध होता है? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम सभी लोगों को वेलकम करना चाहिए जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, आज के जो आधुनिक हिंदुस्तान है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत बड़ा समझता हूँ कि महत्वपूर्ण रोल होगा समाज को जोड़ने में, जातीय जो व्यवस्था हमारे यहाँ उसको तोड़ने में। लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन आप देखिए हमारे देश के जो सियासतदान है यहाँ इस जाति प्रथा, धर्म प्रथा को खत्म करना चाहते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव में जाते हैं, कहते हैं मैं बहुत अति पिछड़े वर्ग से आता हूँ। जब गुजरात में जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री 2017 विधानसभा में वोट करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति को सिर्फ धर्म के नाम पे टारगेट करते हुए कहते हैं कि मियां अहमद पटेल क्या गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो एक केंद्रीय मंत्री तिरंगा को डिकोड करते हुए कहते हैं हरा मतलब पाकिस्तान। तो इस प्रकार की बातें कांग्रेस की तरफ से भी होती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पाक साफ है, अन्य पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसी व्यवस्था में इन्वॉल्व है। लेकिन जब संवैधानिक पद पे बैठे लोग ही इस प्रकार की बातें करेंगे, आज भी देखिए कि जब विधानसभा का टिकट, लोकसभा का टिकट या एक जिला अध्यक्ष भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नियुक्त करती है तो जाति व्यवस्था को दिखती है उस जिला में, उस क्षेत्र में उस जाति के कितने संख्या है। तो कहीं ना कहीं पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और मैं इसका वेलकम करता हूं। लेकिन मेरा सभी सियासतदानों से निवेदन है, पहले जाति प्रथा आप अपने पार्टी में खत्म कीजिए। जो हिंदू मुसलमान का जो खेल खेलते हैं, चाहे वो भाजपा खेलती हो, सपा खेलती हो या कांग्रेस खेलती हो, वो खत्म करे। तब जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड रियली में धरातल पे लागू होते हुए, एग्जीक्यूट होते हुए दिखे।
अच्छा, तो कंडीशन रख दी आपने कि पहले वो सारी चीजें उसके बाद इसके इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है। डॉक्टर शमशुल हसन, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका इस खास चर्चा में। शमशुल साहब, आप क्या मत रखते हैं? आपको क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मानना है सर आपका? आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम जो सवाल उठाए गए हैं, जो डिबेट पे आए हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको काम जो करना चाहिए वो शुरू से करना चाहिए। यानी ये नहीं है कि हम जो है पहले ही पीएचडी करने लगे, जब तक कि आप जो है वो ग्रेजुअली जो है वो धीरे धीरे 7, 8, 10, 12 फिर ग्रेजुएशन, उसका एमए करने के बाद तब आप पीएचडी में आते हैं। इसी तरीके से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप जो है वो धर्म और जाति के बुनियाद पे आप जो है वो राजनीति कर रहे हैं, और आरक्षण के लिए, उनके लिए, इनके लिए। हाँ, तो आप जब आप इस तरीके की बात, आप खुद ही जो है वो यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं ला रहे हैं देश में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो आप जो है वो पूरे देश को एक जो है यूनिफॉर्म जो है वो उनके मजहब से आपको कैसे आप उसको कर सकते हैं? आप किस तरह की यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं सर, जरा स्पष्ट करें। जी, किस तरह की यूनिफॉर्मिटी आप चाहते हैं, जरा स्पष्ट करें। आपने कहा ना अभी हम यूनिफॉर्मिटी ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो जातिवाद और ये सब चीजें, इलाकाई जो है वो रीजनलिज्म, ये सब चीजें खत्म करके जो है वो एक आदमी को जो है जैसे होता है वो वोट दें। सक्षम जो आदमी है, जो आपको कैपेबल है, उसको लेके आइए, समझे। और उसकी बात ये कि अभी हम गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन जब टैक्सेस होते हैं तो यूपी में अलग है, बंगाल में अलग है, और फला जगह महाराष्ट्र में अलग है। अरे आप जो है वो टैक्सेस का जो है जीएसटी का वो सब तो आप सही कर नहीं पा रहे हैं। अभी आप यूनिफॉर्म कैसे लेके आएंगे? तो नहीं, आप आपको जो ढांचे हैं वो तो आपको ठीक करना पड़ेगा ना। इस कानून में अगर ये बनता है तो आपको आपत्ति क्या नजर आती है? इस कोड में आपको आपत्ति क्या नजर आती है? क्या मतलब होता है? आप संविधान किस चीज की आपको दिक्कत महसूस होती है? आप संविधान में जो है वो चेंजेस लाएंगे, आप कैसे संविधान? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भैया ये तो महिला अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है, महिलाओं को मॉडर्नाइज करने का मामला है, मजहब का तो इसमें सवाल ही नहीं उठता सर। क्यों? आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 35 क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 35 क्या है भाई, ये तो बताइए भाई। 35 में जो है बताया गया ना है, सब लोगों का अपना धार्मिक आजादी है, तो आप यूनिफॉर्म जो है वो लेके आते हैं, सभी एक धर्म को मानेंगे, कैसे होगा बताइए? शमशुल जी, अच्छा, शमशुल जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, आपने 35 और 44 के बीच में जो बात अटकी हुई है, लेकिन आपके हमारे इसी भारत देश में एक राज्य है गोवा, जहां पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वहां पे मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई भी दिक्कत आ रही है। अगर छोटे से राज्य में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो क्या उसको हम एक नजीर मानते हुए आगे नहीं बढ़ सकते एक कदम? ऐसा है एक एक करके सर, पहले शमशुल जी जवाब दे दे, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया ले लूंगी। साक्षी जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है। हाँ, हमारे यहाँ जो है वो जगह जगह पे जबानें बदल रही हैं, जगह जगह पे कल्चर बदल रहा है, जगह जगह पे खाने का जो है वो ढंग बदल रहा है, समझे। तो आप जब ऐसी जगह पे है तो यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ला ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल गलत चीज होगी। कैसे लेके आएंगे आप? पहले जबान आपकी, कल्चर अलग है, जबान अलग है, खान पीने का तरीका अलग है, मजहब अलग है। अब एक ही हिंदू धर्म में को सभी एक ही चीज को तो मानने वाले नहीं। अभी एक मिसाल में जो बहुत अच्छी मिली, समझे, मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम एक बात जो है वो ये कहने चाह रहे हैं कि अभी जो है वो कोरोना की वजह से एक पंडित जी थे, उन्होंने 7 फेरे के बजाय 4 फेरे कर दिए। अब जब 4 फेरे कर दिए तो उन्होंने कहा कैसे करें कि आप तो जो है T20 का जमाना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम तो 7 ही पे रहेंगे। अब जब 7 पे रहेंगे तो उन्होंने कहा कि भाई जिसको रहना है वो 4 पे भी रह सकता है, जिसको रहना है वो 7 पे भी रहेगा। लेकिन तो शमशुल जी, सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, चलिए ठीक है आपने उदाहरण पेश किया, लेकिन क्या आपने कभी इस तरफ भी ध्यान दिया है कि यूसीसी ना होने की वजह से, ये कॉमन सिविल कोड ना होने की वजह से मुस्लिम महिलाओं को किस तरह से उनके अधिकारों से भी वंचित होना पड़ता है? उसके भी तो कई सारे उदाहरण है, वो भी जरा बता देते। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास, आप आऊंगी सर आपके पास। और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साक्षी सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। साक्षी जी, सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप कैसे इसे लागू करेंगे, क्या प्लानिंग है आपकी इसे लागू करने को लेकर? दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी तो कर दी है, अब आप आगे क्या करने वाले हैं? आपका मूड क्या कहता है?
क्या सरकार इस पर करने जा रही है? कई बार इस मामले को आपने छेड़ा लेकिन किया कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ कई धर्म है, हर चीज मजहब भी कई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक है। तो हमारा अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार का फर्ज बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हो उसका पालन करे। रही बात जो ये अभी जो टॉपिक ये आया है नया, वो बस महज इसलिए आया है कि जहां राजस्थान का जो केस था, दिल्ली हाई कोर्ट का जो केस था, वहां पे एक मीणा जनजाति के हुआ था। हाँ जी, उसमें जो मेरी आवाज आ रही है मैम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, उसमें जो ये मामला आया है, जो हमारे जस्टिस हैं उन्होंने जो इस शादी के को लेकर जो ये बात कही है, जब लोग आपस में गैर धर्म के साथ में शादी कर रहे हैं या अन्य जातियों में शादी कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म कोड लागू होना चाहिए। इसको अलग मजहब के तौर पे मत ले जाइए कि शॉर्टकट वाला ट्रिपल तलाक का मुद्दा खत्म हो जाएगा या वो आएगा। वो सबके लिए नहीं है ये राजनीति का मुद्दा। ये सुप्रीम कोर्ट की या हमारे हाई कोर्ट की इंटेंशन समझिए कि किस लिए ये लाया जा रहा है। तो मैं अपने स्कॉलर भाई, जो मुस्लिम स्कॉलर भाई हैं, उनसे यही कहना चाहूंगी कि इसे राजनीतिक रंग ना दीजिए, इसे इंटेंशन समझिए हाई कोर्ट की, वो किस लिए लाना चाह रहे हैं। ये जो खास तौर से ये बस इसलिए लाया जाए जो शादी और डिवोर्स के मामले आते हैं उसमें यूनिफॉर्म तरीके से कोई भी जजमेंट लाया जाए। बोलिए शमशुल जी। मेरा एक सवाल है। लगता है शमशुल जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है ऋषि जी, जल्दी से बोलिए। जी जी जी, क्या सवाल है? कह रहे थे, द्विवेदी साहब कह रहे थे कि गोवा में क्या कहते हैं, जो कोई कानून लागू है, ऑलरेडी लागू है। सवाल उठता ये है कि ये लॉ हम क्यों, ये कानून क्यों ला रहे हैं? असमानताएं जो हमारे समाज में है, डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में, उसको दूर करने के लिए, जाति प्रथा, जाति में जो भेदभाव उसको खत्म करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि एक राज्य के मुख्यमंत्री चुनाव में जब जाते हैं तो कहते हैं कि एक धर्म के व्यक्तियों का वोट हमें नहीं चाहिए, और उस व्यक्ति को राष्ट्रीय पार्टी जो है मुख्यमंत्री बना देती है। तो ये सिर्फ लॉ बनाने से नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ लॉ बनाने से नहीं होगा, पहले खुद के दिल को साफ करना होगा। आसाम के जो अभी तत्कालीन, अब सर उसकी गारंटी कौन लेगा? उसकी गारंटी कौन लेगा? दिल साफ होने की गारंटी कौन ले सकता है सर? चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास। इसका जवाब संदीप दुबे जी देना चाह रही है। संदीप जी, क्यों है ये इतना जरूरी? क्यों इस समय इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है? ये विषय जाति का नहीं, ये विषय जो है धर्मनिरपेक्षता का है। और जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो उसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है। तो ऐसा होता है कि ऐसा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य भारत को बनाना चाहिए जिसमें धार्मिक प्रथा जो होती है उसके आधार पर इसको विभेदित न किया जाए, और ऐसे नियम लागू किए जाएं जहां पक्षपात न हो और उससे निपटा जा सके, और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनना चाहिए। तो उसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो ये होता है कि इसमें जो हमारी महिलाएं हैं या व्यक्तिगत जितने भी कानून हैं वो इससे समाप्त हो जाएंगे, और इसमें सभी धर्म के लोगों को फायदा मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इसको व्यक्तिवादी और राजनीतिक स्तर पे सोचना चाहिए कि किसी पक्ष को या किसी पार्टी को इससे लाभ होगा या हानि होगी। हमें ये सोचना चाहिए कि भारत के पूरे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और पूरा समाज में एकरूपता कायम होगी, तो ये हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा। क्योंकि सभी राष्ट्र के लोग अगर मिलकर एक तरह का कानून का पालन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं भारतीय गणराज्य के लिए एक बेहतर स्थिति होगी, सुखद स्थिति होगी। संदीप जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल एक सुखद स्थिति होगी। माध्यम से आप लाना चाहते हैं। एक मिनट मैं जरा संदीप जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ऋषि जी एक मिनट रुक जाइए। और एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं संदीप भाई। आप ही के पार्टी नेता ने आसाम में क्या कहा था? हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाहते हैं, अच्छी बात है। सर कानून पर बात हो रही है, आपसे लड़ने और लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। किसने क्या बोला? सर कल तक आप अगर कोई बुरा खाना खा रहे हैं जो हेल्थ को खराब हो रहा है, तो क्या आने वाले समय में ऐसा खाना पसंद नहीं करेंगे जिससे हेल्थ ठीक हो जाए? तो बीमारी का इलाज तो ढूंढना जरूरी है साहब। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हाई कोर्ट ने बीमारी के इलाज के बारे में बात करी है, ये राजनीतिक बात नहीं है। कोर्ट लाइए ना, वेलकम करता हूँ मैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, वेलकम करता हूँ। गोवा में लागू है, लेकिन तो आपके बड़े बड़े जो नेता हैं उनके दिमाग में जो गंदगी भरी है उसको कौन दूर करेगा? उसके लिए कौन से कानून लेके आइएगा? एसएन द्विवेदी जी, इसके लिए कौन सा कानून लेके आइएगा भैया?
जब प्रधानमंत्री खुद गुजरात में जाकर कहते हैं। देखिए ये विषय मुझे लगता है कि आप वेलकम करते विषय से हैं। अलग हटके एक सेकंड सर, वापस से सिविल कोड पर आते हैं। ऋषि जी ऋषि मुझे किसने क्या बयान दिया है, आज चर्चा उस पर नहीं है सर। एक सेकंड, सिविल कोड की आवश्यकता ये क्यों जरूरी है, और इस समय जो वक्त बदल रहा है, महिलाओं के अधिकारों के चलते जो उनकी स्थिति बदलनी चाहिए, उस पर चर्चा हो रही है सर, उसी पर रहते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट। ऋषि जी देखिए, सिर्फ कॉमन सिविल कोड से एक ही समस्या का समाधान नहीं होगा कि कोई एक समस्या के लिए वो आ रहा है। हाँ। कॉमन सिविल कोड में शादी है, तलाक है, गोद लेने जैसी समस्या है, उत्तराधिकार का कानून है, विरासत के मामले में, ये सारे मामलों में एक कॉमन कानून बनाने की बात चल रही है। एक देश एक कानून हो, जो हमारा संविधान है उसे सब लोग माने, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो कानून है उसे सब लोग माने। कॉमन सिविल कोड का मतलब आप इस तरह से लीजिए, आप इस तरह से कभी मत लीजिए कि ये कोई एक कानून बन गया जो कि हिंदू के लिए अलग बन जाएगा, मुसलमानों को उसके हक छीन रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हर तरह के हक सभी समुदाय को, सभी धर्म को, सभी लोगों को देने की बात कर रहा है। यहाँ पे इसको बेहतर है कि हम लोग जाति से ऊपर उठ के बात करें और एक लॉजिकल इशू के ऊपर हम लोग बात करें, ज्यादा बेहतर है। लेकिन दीदी जी, सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इसे अब तक दशक हो चुके हैं, इतने गंभीरता से लिया क्यों नहीं गया? खासतौर पर बीजेपी तो कई बार इस मुद्दे को छेड़ती है, लेकिन फिर वापस से ठंडे बस्ते में डाल देती है। बिल्कुल देखिए, ये एक ऐसा एक बोतल का जिन्न है, जब निकलता है तब लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। जैसे कि आज भी वो बोतल का जिन्न बाहर निकल के आया है। हाँ। भले वो हाईकोर्ट के रास्ते से बाहर निकल के आया, लेकिन उसने फिर से देखिए लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। देखिए कुछ दिन पहले, अगर 2 या 3 दिन पहले अगर हम देखें तो मोहन भागवत ने एक बात कही थी, हम सबका डीएनए एक है। हाँ। और डीएनए एक होने के बाद आज ये हाईकोर्ट का आदेश आ गया है कि साहब कॉमन सिविल कोड भी आना चाहिए। तो एक देश का कानून भी होना चाहिए। तो जब हम एक रूपता की बात कर रहे हैं, भारत के संविधान में एक रूपता की बात कर रहे हैं, भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें इस कॉमन सिविल कोड की ज्यादा जरूरत है। मेरे शमसुल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, द्विवेदी साहब बिटवीन द लाइन कुछ और बता गए। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन द्विवेदी साहब बिटवीन द लाइन कुछ और बात बता गए। मोहन भागवत के बयान के बाद ठीक ये डिसीजन आता है, क्या मतलब कहीं कुछ खेल चल रहा है क्या? चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस नेता संजय गुप्ता जी भी हैं। शमसुल साहब, सिर्फ एक ही खेल चल रहा है, देश कैसे एक रहे, लोग कैसे एक रहे, मेरे ख्याल से ये शायद ऋषि जी बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, संजय गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पर? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या सोचती है कांग्रेस पार्टी? लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या है आपका स्टैंड, जरा क्लियर कीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर न्यायालय ने कहा है कि लागू होगा तो लागू उसको होना ही पड़ेगा, इसमें कोई पक्ष या विपक्ष का विषय तो नहीं है। मगर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हाँ। हमें इस देश के अंदर ये समझना पड़ेगा कि जो असली विषय ये है कि जो सरकार आज केंद्र में बैठी है और उनके जो मूलभूत जो उनके संगठन है जो उनको चलाते हैं, उन संगठनों के ऊपर लोगों को आशंकाएं हैं, उनके ऊपर सवाल हैं। उनके अंदर जो बातों बहुत अच्छी करते हैं, बराबरी के अधिकार की करते हैं, तो मुझे बताइए कि क्या इस देश के अल्पसंख्यक को बराबरी का अधिकार मिल गया है? क्या इस देश के अंदर जो हमारे SC/ST समाज है, बराबरी का अधिकार ये सरकार दे पाई है? तो इसके अंदर ये तो विभाजन करने वाले लोग हैं हमेशा। तो इनके द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर सवाल हमेशा प्रश्नचिन्ह इनकी सोच पे उठता रहा है। वही प्रश्न आज भी खड़ा है। मगर मैं इससे कहना चाहता हूँ, न्यायालय जो चीजें तय करेंगी वो तो सभी को मानना पड़ेगा। तो इसके अंदर तो कोई विषय पे चर्चा नहीं कर सकते कि अच्छा, लेकिन इस पर तो चर्चा कर सकते हैं ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद क्या चीजें बदल जाएंगी, क्या चीजें अच्छी हो जाएंगी, यूं कहा जाए? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये डिपेंड करता है इस पे लागू करने वालों के ऊपर। मैं वही तो आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग लागू करने वाले इस समय देश के अंदर बैठे हैं, मैं बहुत कटाक्ष रूप में जाना नहीं चाहता हूँ कि नीतियों के बारे में लोग जानते हैं, किस तरह के शब्द रामजादे हरामजादे कौन प्रयोग करता है। ये गौडसेवादी लोग हैं, इनके ऊपर मैं इस तरह की चर्चा इस पर करना नहीं चाहता था, मगर मजबूरी में मुझे बताना पड़ रहा है कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इनके नेता मंत्री करते हैं और जिस तरह सर उसको छोड़ दीजिए सर। संजय जी एक लाइन में जरा आंसर दीजिए। एक देश एक कानून का क्या फायदा होगा, आप क्या समझते हैं? फायदा होगा भी नहीं होगा, मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ बस। एक देश एक कानून का फायदा होगा नहीं होगा, या कुछ आशंकाएं हैं? बिल्कुल आशंकाएं हैं हमें इस सरकार के ऊपर और जो इनके संगठन है जो इनको चला रहे हैं, इनके ऊपर पूर्णतः से आशंका है।
आज से नहीं, हमेशा से रही है और आज भी है। हमें इनसे आशंकाएं हैं कि अरे तो क्या आशंकाएं हैं वो बताइए ना, आप तो सीधा मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संजय जी, बजाय जल्दी से ब्रेक पर जाना होगा। बात करने के हम सीधे सीधे बात करते हैं। आप अपनी आशंकाएं गिना दीजिए, साथ में शमसुल साहब भी स्कॉलर है, बाकी और भी मित्र वो जवाब दे देंगे। आप अपनी 4 आशंकाएं गिना दीजिए। कहते हैं कि एक संप्रदाय के लोगों का वोट नहीं चाहिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है। ऋषि जी, आप तो ऐसा लग रहा है कि दरअसल एक अलग ही ट्रैक पर बैठे हुए हैं। मुद्दा क्या है, आप बार बार किस मुद्दे को बीच में ले आते हैं? चलिए ठीक है, फिलहाल मेरी मजबूरी है यहाँ पर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की महत्वता पर, ये जरूरी क्यों है, इसके लागू होने के बाद क्या कुछ बदलेगा, खास तौर पर जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं उनके मन में अगर कोई आशंकाएं हैं, या मुस्लिम समाज के लोगों के बीच किस तरह की इस कानून को लेकर सवाल उमड़ रहे हैं मन में, उन पर भी करेंगे सवाल जवाब। लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज चर्चा हो रही है कॉमन सिविल कोड पर। जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने इस समय कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता बताई है, इसकी वकालत की है, जिसके बाद अब तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है कि आखिरकार इसकी जरूरत महसूस क्यों हुई है और अब ये लागू होने के बाद किन किन चीजों को बदल सकता है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध किस बात का कर रहे हैं, उनके मन में किस तरह की आशंकाएं हैं। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल के पास एक बार फिर से जाते हुए प्रवेश कुमार, आरएसएस विचारक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका इस खास चर्चा में। प्रवेश जी, आपसे इस कोड को लेकर और तफसील से मैं जानना चाहूंगी कि क्या है ये कोड, क्या तैयारियां है इस कोड के अंदर, क्या कुछ चीजें इस कोड के बाद फेवर में जाएंगी और महिला मॉडर्नाइजेशन किस तरह से हो पाएगा। सर, मैंने सुना है आपने रिसर्च की है इस मुद्दे पर, जरा विस्तार पूर्वक आपसे समझना चाहूंगी। तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, विपक्षी जो सवाल उठा रहे हैं, जरा वो भी सुन लेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इस देश में आना चाहिए और इसके बारे में 1948 में 23 नवंबर को बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर ने कमेटी में विषय रखा। इस विषय इसको चाहते थे कि ये डायरेक्ट पूरा कानून के रूप में आए, लेकिन फिर भी संविधान के चौथे भाग के 44वें आर्टिकल के अंदर इस विषय को रखा गया। ये इसलिए रखा गया क्योंकि ये सोचा गया कि जिस तरह से हिंदू कोड बिल को लाया गया था इस देश में, और उसको भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ही बनाया था, बाबा साहब अम्बेडकर जी उसके बारे में बात कर रहे थे, तो हिंदू कोड बिल उस तरह से लागू नहीं हो पाया था एक तरह से, लेकिन 54 से लेकर के 58 तक हिंदू कोड बिल कई हिस्सों में वो पास हुआ और उस समय भी तमाम लोगों ने उसका समर्थन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अम्बेडकर की पूरी सोच थी कि महिलाएं जो है इस देश की, उनके सबके एक ही तरह के मसाइल हैं, उनके एक ही तरह के मुद्दे हैं। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये है क्या? ये तलाक के साथ जुड़ा हुआ है, ये विवाह के साथ जुड़ा हुआ है, ये जायदाद के साथ, संपत्ति के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक मूल रूप से जुड़ा हुआ, यही सारे अधिकार हिंदू कोड बिल के तहत जो है विमेंस को जो है वो भी मुस्लिम हिंदू वुमेन को भी दिए गए थे। तो इसलिए गोवा में आप देखिए, गोवा में तो गोवा जैसे ही भारत का हिस्सा हुआ 62 के अंदर ही गोवा के अंदर यूसीसी को लागू कर दिया गया। और क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है, इसलिए इसको लागू करने में दिक्कत नहीं है। जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 48 के अंदर वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है, उसको जब हम पूरे देश में लागू कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से दिक्कत क्या है? ठीक है, दिक्कत उन लोगों को है जो कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू न होने के कारण से पूरा एक अपनी दादागिरी चलाते हैं। दादागिरी में कैसे, आप ये बताइए कि एक मुस्लिम महिला को कोई एक उसका पति 3 बारी तलाक करके उसको तलाक दे देता है, और अगर मान लो सुबह उठा उसकी शराब उतर गई, तो सुबह उसका मन हो गया कि साहब इससे मैं शादी दोबारा कर लेता हूँ, तो आप देखिए कि मुस्लिम लॉ में क्या है, उसको लड़की को हलाला करना पड़ेगा। हलाला में क्या होगा? उसको किसी और लड़के के साथ शादी करनी पड़ेगी, और जिसमें मैक्सिमम कौन करते हैं?
वो जो मुल्ला होता है वो उसके अंदर नमाज करता है, वो यानी कि इस कॉमन सिविल कोड का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं को होगा। इंटरकोर्स करता है, इंटरकोर्स करने के अगर ये कानून बन जाता है कोड, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं को होगा, उन्हें इन तमाम चीजों से नहीं गुजरना पड़ेगा और बिल्कुल मिलेगा। और मैं इस सरकार से अपील चीजें क्लियर हो जाएंगी। 23 नवंबर 1948 को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बिल को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने रखा था और ये देश, ये सरकार 23 नवंबर 1948 पर उस पर कानून बना 1921 में, अभी 2021 में 23 नवंबर 2021 में इस पर कानून लेकर आए और इसको पास करे। ये देश की महिलाओं के साथ उनको एक आजादी देने का बिल होगा। चलिए ठीक है, मैं कहता हूँ कि कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। ठीक है, अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है सुवेश्वर सर्वेश जी स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, क्या मन में यह आशंका कि लोगों के धार्मिक अधिकारों का क्या होगा, क्या इस वजह से विरोध? देखिए, ये जो विरोध है यह कहते हैं कि विरोध करने के लिए ये कर रहे हैं। धार्मिक अधिकार इसमें किसी का क्यों हनन होगा? हिंदू कोड, हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आने वाला है उससे महिलाओं के लिए, और उसमें केवल एक बिल नहीं शामिल है। अगर प्रॉपर्टी को लेना है, किसी को गोद लेना है, उसमें पारसी मैरिज एक्ट भी शामिल है, हाँ। उसमें आपको क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी शामिल है। तो ये भारतवर्ष में जितने भी लोग रह रहे हैं सबके फायदे के लिए ये हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि किसी की धर्म विशेष को हानि पहुंचेगी इससे? अगर कोई इस पे सवाल उठाता है तो वो निरर्थक है, वो केवल मतलब अपना मुद्दा बनाने के लिए नहीं, ये नहीं होगा। और आप देखिए, जब से ये BN राव कमेटी जी ने, जब अम्बेडकर साहब ने ये लॉ बनाया था और BN राव कमेटी को दिया गया था, तब अम्बेडकर साहब ने भी ये कहा था कि जब देश में जरूरत होगी और एक ऐसा माहौल आएगा कि इस लॉ को लागू किया जाए तो कराया जाएगा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था कि नहीं होगा। अब देश में ऐसा आ गया है कि हमारे युवा हैं, वो कहीं भी जाते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, डिफरेंट मतलब कास्ट, क्रीड को, रिलीजन को नहीं मान रहे हैं। तो यह जो है एक नितांत आवश्यक हो गया है अभी के समय के लिए। और हम मान ले कि किसी धर्म विशेष को हानि होती है, यह एक निरर्थक बातें हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं और डिटेल में संदीप दुबे जी आपसे समझना चाहूंगी। जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि वक्त आ गया है, अब ये कोड लागू हो जाना चाहिए, कानून का रूप इसे अख्तियार कर दिया जाना चाहिए, ऐसे में आप जरा ये बताएं कि इस तरह की आशंकाएं फिर मन में क्यों हैं? मुस्लिम समाज के लोगों को खासतौर पर ऐसा क्यों लग रहा है कि उनसे तमाम चीजें उनकी छिन जाएंगी या उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा, या हिंदू मुस्लिम जो कल्चर है कंप्लीटली डिफरेंट है, एक कैसे किया जा सकता है, एक कानून के तहत उसे कैसे बांधा जा सकता है? आप जरा स्पष्ट करें। देखिए, दो विषय इन तमाम आशंकाओं है जो RSS के भी लोग हाँ। कह रहे थे और भी मित्र कि इसमें जो ये नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो उनका कहना था कि शादी से लेके विरासत तक के हाँ। जितने मामले हैं सभी धर्म समुदाय के, हाँ। वो एक कानून बन जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो मुस्लिम समाज के मन में कुछ भ्रांतियां हैं, उनको लगता है कि सांप्रदायिक रूप है भारत में और धर्म के आधार पर कानून देखने का दृष्टिकोण है। हमें लगता है इसमें एक परस्पर विश्वास का निर्माण सरकार को करना पड़ेगा और समाज को भी कड़ा मेहनत करना पड़ेगा ताकि एक परस्पर विश्वास सरकार और समाज के बीच स्थापित हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कि धार्मिक रूढ़िवादिता जितनी है उसको लेके एक लोकहित में इस कानून को स्थापित किया जाए, जिससे एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण सरकार जो विवाह को लेके है, गोद लेने की प्रथा को लेके है या उत्तराधिकार जैसे बड़े बड़े पहलू हैं, उसको चरणबद्ध तरीके से हमें लगता है कि समान नागरिक संहिता में शामिल अब वक्त आ गया करना चाहिए सरकार को। और जितने भी व्यक्तिगत पहलू हैं या कानून है जो संहिताबद्ध किया जाना काफी इस समय इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि हम पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी पहलुओं को हमेशा रेखांकित करते हैं और मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका प्रशिक्षण आज किया जा सकता है। आज ऐसा परिप्रेक्ष्य बना है। तो हम लोग को चाहिए कि देखिए, हम जो कानून है सरल हो हमारी महिलाओं के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए। वो सरल कानून भारत की आज अति आवश्यकता बन गई है और संविधान भी इसकी इजाजत देता है। सरकार के पास अवसर है और हमें लगता है इसको सरकार के पास अवसर है। अब सरकार आगे क्या करेगी, साक्षी जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एस द्विवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी, जैसे देखिए थोड़ी देर पहले भी वाली बात हुई थी हमारी आपकी, हमने समस्या कहाँ पे, समस्या यहीं पे
एक तरफ हमारा जो संविधान है वो हमें धार्मिक रूप से जीने की आजादी देता है, अनुच्छेद 25 जो है, अनुच्छेद 35 25 धर्म को मानने और हाँ, प्रचार करने और दूसरी तरफ जो आर्टिकल 44 है आपका अनुच्छेद जो 44 है वो इसको कंट्राडिक्ट कर दे रहा है। तो समस्या यहीं पे मेरे ख्याल से खड़ी हो रही है। हाँ, वो देखिए उसके लिए बना था, हाँ। तो उसमें एक चीज थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसको क्लियर किया था कि सरकारों को चाहिए प्रॉपर एक वातावरण समाज में तैयार करें, और वो सामाजिक जो वातावरण बने वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, उनके द्वारा परस्पर सहयोग के साथ सरकार को इस कानून को बिल्कुल ठीक है। और आज वो वक्त आ गया है, ऐसा लग रहा है आज वो वक्त आ गया। ठीक है, ऋषि जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। भाई, ये वातावरण कौन तैयार करेगा? कोई रॉकेट साइंस ऋषि जी तैयार करेंगे, ऋषि मिश्रा जी तैयार करेंगे, आप करेंगे, हमारी बहन बेटियां हैं, भैया हम उनको हिंदू मुस्लिम में जातियों में बोलिए ऋषि जी। हाँ ठीक है, ऋषि जी की पूरी बात आने दीजिए एक बार। हाँ, ये तो भाजपा के भी नेता हैं, ऊपर से लॉयर हैं, डबल रोल में, तो थोड़ा हमें भी बोलने दीजिए। आप जो कह रहे हैं वातावरण तैयार होना चाहिए, ये वातावरण कौन तैयार करेगा? आप बताइए ना, वातावरण कौन तैयार करेगा? आज ही कैबिनेट का जो सफल हुआ है, तो हम लोग टीवी डिबेट में बैठ के इस जाति के इतने नेता, इस जाति के इतने मंत्री बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जनतंत्र टीवी पे ये डिबेट हुआ है कि नहीं हुआ है? जनतंत्र टीवी छोड़ दीजिए। ऋषि जी मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जनतंत्र टीवी ने इस बात पे डिबेट किया है, और जनतंत्र टीवी ने इस बात पे भी डिबेट किया है कि सबसे युवा मंत्रिमंडल है ये, और युवाओं से कितनी उम्मीद है, इस पे भी हमने डिबेट किया है। हमने कोई जात पात के ऊपर डिबेट नहीं किया। आप हमारी डिबेट उठा के देख लीजिएगा। मैं आपके चैनल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये जो परंपरा है मीडिया का वो कह रहा हूँ, जो हम लोग आधुनिक टाइम में जी रहे हैं। नहीं परंपरा में आप सबको मत गिनिए ना, परंपरा में ऋषि भाई सबको मत गिनिए, हम थोड़े से अलग हैं। मुझे मैं कॉमन सेंस की बात जल्दी से साक्षी जी इंतजार कर रही हैं, मुझे उनसे जवाब लेना है कि अब सरकार के सामने जो इतना बड़ा अवसर है, साक्षी जी सरकार के सामने अवसर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट का समर्थन है सालों से, दशकों से यूं कहा जाए, अब क्या करिएगा आप लोग? देखिए, पिछले 70 सालों में ये मुमकिन इसीलिए नहीं हो पाया है क्योंकि हर बार इसे राजनीतिक रंग दे दिया जाता है, मजहब का रंग दे दिया जाता है, जाति धर्म का रंग दे दिया जाता है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका मतलब आमतौर पर शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार, विरासत के मामलों में देश में सभी नागरिकों में एक समानता मिल जाए। इसका जो मूल तौर पे जो मतलब है, जो आमतौर पे जो मतलब समझा जा सकता है, वो इस तरीके से समझा जा सकता है। जो इससे फायदा होगा वो सिर्फ महिलाओं को, युवाओं को ज्यादा होगा। तो उनके हित को देखते हुए मुझे लगता है सर कि सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे सबको समानता रूप से सब सेम अधिकार सबको मिल सके। ठीक है, संजय गुप्ता जी क्या ऐसा हो पाएगा? प्रीति तोमर जी मैं कहना चाहता हूँ हाँ? कि मैं चर्चा में सुन रहा था आरएसएस के हमारे नेता को भी, और सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को भी। जी। उन्होंने कई बार नाम लिया अम्बेडकर जी का। हाँ? तो पहले तो ये बता दीजिए, देश के अंदर अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण लागू किया, आपने उससे सहमत थे? लगातार आपके नेता कहते रहे कि आरक्षण को रिव्यू करना चाहिए। आपने इस देश के संविधान के प्रति जो आदर आज दिखा रहे हैं, आपने लगातार विरोध किया उस संविधान का। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज आप नए अम्बेडकरवादी बने, आपने तो तमाम उम्र आपकी संगठन ने आपने अम्बेडकर का विरोध किया है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर आज बात ये नहीं है कि समान नागरिक अधिकार ना मिले। बात ये है कि जो आपकी सोच है, जो आप कहते हैं करते नहीं है। सर यहाँ पर दरअसल बीजेपी को टारगेट करने का मतलब नहीं है, यहाँ पर बात सिविल कोड पर हो रही है। आप आशंकाओं की बात कर सकते थे, अपने मन के सवालों की बात कर सकते थे। आपको जिन चीजों का डर लग रहा था कि अगर सिविल कोड लागू हो गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, आप उनकी बात कर सकते थे, लेकिन आप वही ब्लेम गेम पर आ जाते हैं, बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर उंगली उठाती रहती है। मसला जाए संजय जी, चार नुकसान तो बता नहीं पा रहे। अच्छा ठीक है, कांग्रेस कर देते हैं आप चार नुकसान बता दीजिए ना संजय जी। मैंने पहले भी आपसे पूछा था, आप इसके चार नुकसान मुझे बता दीजिए कॉमन सिविल कोड के। जी मैं समझ नहीं पाया हूँ। ऋषि भाई आपसे नहीं है मेरा प्रश्न, ये संजय जी से है। संजय जी मुझे चार नुकसान बता दें, कॉमन सिविल कोड आने से ये नुकसान हो जाएगा देश का। द्विवेदी जी, मैं आपका सम्मान करता हूं और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जिन हाथों में आज सरकार है, जिस हाथों में आज देश है, उनके जो काम करने की प्रणाली है और उनका जो इतिहास रहा है,
आशंकाएं उसके ऊपर है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि कोर्ट ने पास कर दिया तो वो कानून तो आएगा। इससे ये विषय नहीं है। तब क्या हुआ 70 साल तक? ठीक है सर, बीजेपी कांग्रेस में नहीं जाते हैं। शमशुल जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। शमशुल जी आपके मन की आशंकाएं जानना चाहूंगी। आपने कहा था ना कि ये सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए। सर जरा बताइए आपको क्या समस्या है, किन चीजों का डर है? चलते ये बात इसमें थोड़ा मेरा मंशा ये नहीं है। ठीक है, सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं संजय जी औरों को भी सुन लेते हैं। शमशुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके मन में क्या है सर उसको भी सुन लेते हैं। संजय जी आऊंगे आपके पास। मैंने ये कहा था कि जहाँ से शुरुआत की जा रही है यहाँ से न करके और दूसरी जगहों से उसको धीरे धीरे ग्रेजुअल आगे बढ़ना चाहिए। हम तो हर चीज में समानता चाहते हैं, चाहे वो लड़कियों की तालीम हो चाहे लड़कों की तालीम हो, इस सिलसिले में समानता होना चाहिए। एक जगह पर रहने में समानता होना चाहिए। धार्मिक तरीका जो उसको सियासत से अलग होना चाहिए। आप जो है धर्म को सियासत में लेके आएंगे, ये गड़बड़ी है। सियासत धर्म को आप सियासत से अलग कीजिए, उसके बाद जो है कॉमन सिविल कोड लेके आइए, हम आपके साथ हैं। नहीं शमशुल साहब, ये जो कॉमन सिविल कोड है ये धर्म को सियासत से ही तो अलग करता है। नहीं अलग तो करता है, लेकिन है कि आप उसको ऑन पेपर जो है वो होना जरूरी है। प्रैक्टिकली आप सामने आइए, बिल्कुल हम उसको साथ देंगे आपका, लेकिन आप प्रैक्टिकली तो आइए। मैंने यही बात इशारा किया था। आप जो है वो आपके पावर में है, आप चाहते हैं चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो एक टैक्स लागू कीजिए पूरे देश में। कहीं अलग है कहीं अलग है, सबका जो है टैक्स का। लेकिन सर ये तो टैक्सेशन सिस्टम आप अनेकता में एकता की ही बात ये कोड कर रहा है ना शमशुल जी। अनेकता में एकता की ही तो बात ये कोड कर रहा है ना। हिंदू पर भी वही कानून लागू होगा, मुस्लिम पर भी वही कानून लागू होगा, तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं आपत्ति तो यही है ना कि हमने ये कहा कि हमको भी एक जो है नागरिक इस तरीके से समझा जाए कि जैसे आप दूसरे लोग हैं। हम तो हमेशा यही कहते हैं, मगर ये कि जो हम यूपी में रहते हैं तो हमको जो महाराष्ट्र में रहता है उसको भी तो वैसे ही दोनों को एक ही टैक्स देना चाहिए। वहाँ का अलग है, यूपी का अलग है, दिल्ली का अलग है। जो साहिबाबाद में रह रहा है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ा है, जो सर्वेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ज्यादा देना पड़ा है। ठीक है, ये यूनिफॉर्मिटी तो आपको बुनियाद से शुरू करनी पड़ेगी ना, हर चीज जवाब देना चाह रहे हैं। की बात तो तब आती है ना, पहले आप अपने आप पे तो इसको लागू करो। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लोगों के अधिकार के लिए है, महिलाओं के अधिकार के लिए है, मैरिज एक्ट के लिए है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के लिए। इसमें टैक्सेशन आप कहाँ से ला रहे हो? विषय से विषयांतर क्यों हो रहे हैं आप? ये आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्यों मुस्लिम समाज को हर कानून में क्यों प्रॉब्लम है? क्या भारतवर्ष में आप भारतवर्ष में अपने आप को आप भारतवर्ष का नागरिक नहीं समझते हैं? तो आप ये नहीं चाहते कि भारतवर्ष का हर एक नागरिक एक समान कानून के अंदर आ जाए? तो इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को ये मानने में? नहीं कौन मानने को नहीं, आप कह रहे हैं कि पहले ये लाओ पहले ये लाओ। अरे पहले शुरुआत आदमी के ये व्यक्तित्व से। अगर कोई मैरिज करता है, अगर किसी की शादी होती है, नहीं अच्छी बात आप कर कहाँ रहे हैं? आप अच्छी बात करिए ना, कौन नहीं मानने को तैयार है? पिछले 70 सालों से यही तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती आ रही है। बाबा साहब ने लॉ बनाया और उन्होंने भी कहा कि जब देश में माहौल अच्छा होगा इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, ये बताइए तब के आरक्षण क्या चीज है? आरक्षण क्या चीज बात क्या है? जो आपके जातिवाद नहीं है क्या? सिया सुन्नी क्या है मुझे बताइए ना, सिया सुन्नी क्या है? जातिवाद आपने नहीं है क्या? नहीं देखिए विषय से विषयांतर देखिए हो जाएंगे, थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे। मजहब की बात होती है, अकीदे की बात होती है, वो जातिवाद नहीं है। जातिवाद तो भारत की राजनीति का जो एक कोड मानते हैं हम। ठीक है ऋषि जी बोलिए। लेकिन आप क्या? ठीक है सर, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुद्दे पर रहते हैं जल्दी से ऋषि जी, उसके बाद फिर मुझे प्रवेश कुमार के पास जाना होगा। बोलिए। शिल्पा जी द्विवेदी साहब हमारी मैंने जो बातें रखी शायद वो समझ नहीं पाए। मेरा ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आज जो समाज में असमानताएं फैली हुई है उसको दूर कौन करेगा? वातावरण को कौन शुद्ध करेगा? इसलिए मैं कह रहा था कि जब कैबिनेट का रिसफल हो रहा था, हम जैसे पत्रकार टीवी डिबेट में बैठ के जातियों की बात कर रहे थे कि इतने इस जाति। अरे लेकिन ये कहाँ की बात हुई कि किसी चीज को समझने से पहले, किसी चीज को पढ़ने से पहले आप 10 तरह की शर्तें पहले रखते कि पहले इन शर्तों को पूरा कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम अगला कदम उठाएंगे। चलिए ठीक है, प्रवेश कुमार का रिएक्शन लेना चाहूंगी। प्रवेश जी क्या कहेंगे, क्या ऐसे हो पाएगा संभव? महिलाओं के अधिकारों की बात तो कही जाती है, उन्हें मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ाने की बात तो कही जाती है, लेकिन ये कितना मुश्किल, ये कितना आसान आपको लग रहा है? नहीं ये
अभी 23 नवंबर तक आप इंतजार करिए और मुझे लगता है कि 2024 में चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता इस देश में लागू होगी। ये मुस्लिम महिलाओं की मांग है और पारसी महिलाओं की मांग है, क्रिश्चियन महिलाओं की मांग है, इस देश की जो माइनॉरिटी जो वीमेंस है उनकी मांग है और सरकार इसको पूरा करेगी। ये ये लोग कितना भी बहस करते रहे इस विषय को लेकर। चलिए ठीक है, समय की कमी है, फाइनल कमेंट आप सभी से मैं चाहूंगी। ठीक है, कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, कम से कम एक मत सामने आना चाहिए, कम से कम। एक मेरा क्वेश्चन है, एक ना ऋषि जी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाएगा, रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा प्रश्न प्रवेश जी से है, प्लीज सुन लीजिए सर। प्रवेश जी, कांग्रेस से क्या करना है? कांग्रेस से माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करनी है, बाकी लोगों ने माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करनी है। ऋषि जी आप आपस में ही उलझते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे सर, कंक्लूजन कैसे निकल पाएगा? एक सेकंड, मुझे फाइनल कमेंट भी आप सभी का लेना होगा। सबका फेडर डाउन कीजिए, सबका फेडर डाउन कीजिए, सबका फेडर डाउन कीजिए, ऐसे दे दीजिए फाइनल कमेंट जल्दी से। प्रवेश जी, मेरा बड़ा छोटा देखिए प्रश्न, मैंने बीच में इस प्रश्न को छोटा सा उठाया भी था। तो जब भागवत जी का जो बयान था डीएनए एक है, कॉमन सिविल कोड से इसको जोड़ा जा सकता है क्या? चाहिए तो एक्सटेंशन है उसका कि सरकार जल्दी से जल्दी इस बिल को लेकर आए और इसको पास करा तक कानून बनाए और बाबा साहब अम्बेडकर की जो 1948 में उन्होंने एक संकल्प लिया था उसको पूर्ण करे। ठीक है, सर्वेश्वर जी। सरकार को चाहिए, बहुत दिनों से ये बात आ रही है कि अब कोई सरकार आई वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कानून बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और बीजेपी का ये एक मुद्दा है, तो बीजेपी अपना बड़ा दिल दिखाए और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। देश की जनता बीजेपी के साथ है और उस पे सरकार पार्लियामेंट में कानून बनाए और जितनी जल्दी हो पूरे देश में लागू करवाए इस कानून को। ठीक है, संजय गुप्ता आपका फाइनल कमेंट। अगर ये सिविल कोड महिलाओं के हक में होगा, उनके अधिकारों के हक में होगा, तो अब तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तब क्या आप इसका वेलकम करेंगे? ऐसे संगठनों से और उनकी सरकारों से आज आशंका का माहौल है और ये आशंका ये सरकार को दूर इस आशंका से आगे भी बढ़ जाइए। पूरी चर्चा खत्म होने को आई है, इस आशंका से आगे भी बढ़ जाइए। कोर्ट पर भी अगर आप बात कर ले तो मुझे अच्छा लगता है। जो अच्छी चीजें वो भी ये लोग खराब कर रहे हैं, ये कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आपको यानी कि सरकार पर कोई विश्वास नहीं है, उसकी मंशा पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर। ऋषि मिश्रा जी आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। मैं स्वागत करता हूं और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट किया। लेकिन आप अपने चैनल के माध्यम से ये भी मैसेज दीजिए जिनके मन में गंदगी बैठी हुई है एक संप्रदाय और एक धर्म के विरुद्ध, वो साफ कर ले, बड़ा अच्छा रहेगा। सर शुरुआत शायद खुद से होनी चाहिए। दुनिया को बदलने दुनिया को बदलने से पहले अपने आप को बदलकर इंसान को देखना चाहिए। कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन जरा खुद से शुरुआत करके देखिएगा। चलिए ठीक है। प्रवेश कुमार आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। इतना कहना है कि ये 17% की राजनीति करना बंद कर दे संजय गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो हमारे माइनॉरिटी स्कॉलर्स हैं, उनकी बात बड़ी संजीदा तरीके से उन्होंने रखी है और इसका मुस्लिम समाज को इसमें आगे बढ़ चल कर आना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि 19 से लेकर के 22 तक मैंने 2019 में बहुत बड़ी डिबेट इस पर करी, देश भर के स्कॉलर्स आए, मैंने कॉन्फ्रेंस करी और एक राय सबकी बनी। आप सोचिए, एक राय सबकी बनी और सबने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। ठीक है, हसन साहब आपका फाइनल कमेंट पे लेना चाहूंगी। अगर वाकई में महिलाओं के हित के लिए या वाकई में एक बहुत अच्छा कानून बनता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तो क्या आप लोग इसका वेलकम करेंगे? बेशक आपके मन में अगर कुछ आशंकाएं हैं, वो आशंकाएं रखिए, उस पर चर्चा कीजिए, समाधान की तरफ बढ़िए, तब क्या ये आप लोगों से उम्मीद लगाई जाए? संभव हो पाएगा ऐसा? उसका खाका तो तैयार कीजिए, बहस तो खाके पे होगी कि भाई कैसा आपने खाका तैयार किया है। और हम शर्तें तो नहीं रख दी जाएंगी कि नहीं पहले तो ये 10 शर्तें पूरी कीजिए, उसके बाद अगला कदम हम उठाएंगे। नहीं, हम पहले से एडमेंट हो जाएं कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो गलत होगा ना। पहले तो आप उसका खाका बनाएंगे, खाका बना करके आप उसको पेश करेंगे, उसमें राय लेंगे, जितने लोग हैं, एनजीओज हैं और दूसरे लोग हैं। मगर हमारा ये लगता है, अंदाजा ये हो रहा है कि इस वक्त जो है वो माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत से जो है बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो इश्यूज हैं इस वक्त और उसके ऊपर जो है बहस होनी चाहिए। ठीक है, संदीप दुबे जी आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। यानी कि कुल मिलाकर इस कॉमन सिविल कोड के ऊपर घमासान मचने वाला है। की जा रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा घमासान नजर आएगा।
मुझे नहीं लगता, हमें ये लगता है कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हाँ। हम किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी मजहब को मानते हों, ठीक है। देश के लिए जीना बहुत जरूरी है। और ये अगर लागू होता है तो इससे सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो सभी समाज की हमारी महिलाओं को होगा। ठीक है। छोटे छोटे कानून खत्म हो जाएंगे, सरल कानून आएंगे और हम सभी सशक्त होंगे। तो हम सबको ठीक है। इसीलिए अपने राष्ट्र के लिए बेहतर करने की आवश्यकता है। ठीक है साक्षी जी, सभी की उम्मीद है आपसे, क्या करेगी आपकी सरकार, कब और कैसे लागू होगा ये? युवा पीढ़ी के लिए जो दिक्कत आ रही है उसका समाधान हमारी भारतीय जनता पार्टी को समाधान उसका करना चाहिए और आर्टिकल 44 से जो उम्मीद जताई गई थी अब उसे हकीकत में बदलना चाहिए। ठीक है, ऐसे दे दीजिए आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, बहुत संजीदा बहस थी और कई सारे यहाँ पे लोगों ने राय भी रखी थी कि आज की तारीख की सबसे बड़ी जरूरत मैं इसको मानता हूँ, जिस तरह से हमारा देश बदल रहा है या फिर जो हमारा परिवेश और परिदृश्य जो देश का बदल रहा है, सामाजिक ढांचा जिस तरह से चेंज हो रहा है। हमारे खुद अपने बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम में शादी किया, दूसरे मजहब दूसरे जातियों में शादी की है। तो आज ऐसे में हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा, बिल्कुल सोच को बदलना और होगा, कानून को भी बदलते हुए आगे बढ़ना होगा, बेहतरी की तरफ जाना होगा। विकास 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 की बात तो की जाती है, असल में विकास को धरातल पर लाना होगा तमाम लोगों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने वक्त निकाला, इस चर्चा में शामिल हुए। चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश पर फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।